पहले यह था कि हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देंगे और आपको हलाल सर्टिफिकेशन आ जाएगा। अब बाकायदा उनका एक नया रूल आ चुका है कि आपने पैसा देने के बाद भी हलाल सर्टिफिकेशन तुरंत नहीं मिलेगा। आपको आपकी फैक्ट्री में 2 मुस्लिम जो जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा ट्रेंड किए गए हैं उनको हलाल इंस्पेक्टर के रूप में वर्क पर काम पर रखना पड़ेगा, तब जाकर के हलाल सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। कहाँ से फूड, मेडिसिन और फार्मास्यूटिक्स और होटल्स, टूरिज्म, अब तो बॉम्बे में हलाल सर्टिफाइड हाउसिंग होने लगी है। जिस रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता था, शौच के बाद भी इनको पानी नहीं मिलता था वहां पर, तो वो कहते हैं कि उंगली से आप टट्टी साफ कीजिए और ये सारा उसके अंदर लिखा हुआ है। और वहां पर ये 2 स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं। तो जहां पर मुसलमान ही नहीं थे वहां पर अचानक से जंगलों में भी कबर हर जगह पर देख रहे, यहाँ कबर वहां कबर, कहां से आना चालू हो गया। आपको जो मानना है कि भाई अर्थ फ्लैट है, मान लीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे। बिल्कुल। तो आपकी जो मान्यता है उसको आप रखिए, हमें कोई आपके मजहब से कोई लेन देन नहीं है। मैंने किसी धर्म के बारे में कुछ गलत नहीं लिखा था। मैंने जो इस देश में आक्रमण हो रहा है उस पर भी हम बात नहीं कर सकते, ऐसे तो हो नहीं सकता। नहीं, वो तो आपने अभी कह दिया कि वो हलाल करें या हलाला करें, हमें क्या लेना देना है। भाजपा के तो और भी कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो वहां पे यही चीज क्यों नहीं की जाती है? हलाल तो समझ लीजिए कि वो एक कुर्बान करने की एक विधि थी। जैसे झटका था, है ना, वो इनके लिए हराम था और एक हलाल था कि ऐसे इसको काटना है। तो ये कहाँ से फूड, मेडिसिन और फार्मास्यूटिक्स और होटल्स, होटल, अब तो बॉम्बे में हलाल सर्टिफाइड हाउसिंग होने लगी है। ये हो रहा है, ये क्या मतलब, क्या है, ये चल क्या रहा है? देखिए, जब हलाल का विरोध नहीं हुआ, हलाल इकोनॉमी का विरोध नहीं हुआ, तो आमतौर पर मुसलमानों का एक तरीका होता है कि पहले वो लिटमस टेस्ट करते हैं और उसके अंदर वो सक्सेसफुल हो जाए तो वो फिर धीरे धीरे अपनी चीज़ों को बढ़ाते जाते हैं। हमने देखा होगा कि कुछ समय पहले उत्तराखंड में मुस्लिम समाज, मतलब भारत में जो 3 हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स थे उसके अंदर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और फिर उड़ीसा था। तो जहां पर मुसलमान ही नहीं थे वहां पर अचानक से जंगलों में भी कबर हर जगह पर देख रहे, यहाँ कबर वहां कबर, कहां से आना चालू हो गया। तो ये जो है कि एक जगह पर हो गया और वहां पर किसी ने विरोध नहीं किया तो दूसरी जगह पर, तीसरी जगह पर। तो इनका ये एक तरीका होता है कि लिटमस टेस्ट करे, कोई विरोध नहीं हुआ तो उसको बढ़ाए। वैसे ही हलाल को इन्होंने लिटमस टेस्ट करके यूज किया, ये सक्सेसफुल हुआ, धीरे धीरे इन्होंने अपना स्पेक्ट्रम बढ़ाना चालू कर दिया। इस स्पेक्ट्रम को बढ़ाने में और एक चीज नई उसमें उन्होंने ऐड की, ये शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है। पहले यह था कि हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देंगे और आपको हलाल सर्टिफिकेशन आ जाएगा। अब बाकायदा उनका एक नया रूल आ चुका है कि आपने पैसा देने के बाद भी हलाल सर्टिफिकेशन तुरंत नहीं मिलेगा। आपको आपकी फैक्ट्री में 2 मुस्लिम जो जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा ट्रेंड किए गए हैं उनको हलाल इंस्पेक्टर के रूप में वर्क पर काम पर रखना पड़ेगा, तब जाकर के हलाल सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। यानी ये तो फोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब 2 मुस्लिम मौलाना मेरे यहाँ पर तो ऑफिशियल एम्प्लॉय हो गए हलाल के, और ये हलाल एम्प्लॉय जो है वो तय करेंगे कि आपका प्रोडक्ट हलाल है या नहीं है, वो इन्फॉर्म करेंगे। तो पहले तो एम्प्लॉयमेंट में आ गए, फिर धीरे धीरे इनको पता चला कि अब इसमें भी कोई विरोध नहीं है तो अलग चीजों में चले जाए। तो केरल में पहला इनका हलाल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना। उसके अंदर अलग क्या है, सिर्फ यही है कि डोर है वो मक्का के दिशा में है, फिर उसके अंदर जो एक घड़ी दी है वो मक्का का टाइम दिखाती है और नमाज के समय पर वहां पर अलार्म बजता है, और फिर अंतिम तो और कुछ नहीं है तो उसमें उन्होंने 2 स्विमिंग पूल कर दी, एक महिलाओं के लिए एक पुरुषों के लिए, क्योंकि बुर्का की प्रथा है तो फिर स्विमिंग कॉस्ट्यूम में तो जो गैर आदमी है वो तो देख नहीं सकता है, तो इसलिए महिलाओं के लिए अलग स्विमिंग पूल होगा, जेंट्स के लिए अलग स्विमिंग पूल होगा, हो गया हलाल। तो ये आजकल ऐसे ऐसे नियम लेकर के आ रहे हैं कि कहीं पर भी, अब ये कहां पर कुरान में लिखा है, कोई मौलाना आकर के बताया हमको कि भाई ये स्विमिंग पूल अलग है, होने चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। जिस रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता था, शौच के बाद भी इनको पानी नहीं मिलता था वहां पर, तो वो कहते हैं कि उंगली से आप टट्टी साफ कीजिए और ये सारा उसके अंदर लिखा हुआ है, और वहां पर ये 2 स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे मजाक की सारी चीजें डाल, हलाल स्विमिंग पूल है, हलाल स्विमिंग। और
उसके माध्यम से बन गया हलाल रेसिडेंसी। तो ये जो चीज़ है, और ये मुंबई के अंदर जो रायगढ़ जिले में जो अब बन रहा था, उसमें तो गंभीरता ये थी कि उसके अंदर वो कह रहे हैं कि यू विल गेट 100% हलाल नेबरहुड। उसका मतलब क्या है कि आप अन्य किसी समाज के व्यक्ति को बाजू में घर ही नहीं देंगे, यानी 100% हलाल नेबरहुड मिलेगा। मतलब क्या, बगल में रहने वाला भी मुसलमान ही होगा, यानी पूरी सोसाइटी में मुस्लिम के सिवा किसी को घर ही नहीं देंगे। तो ये शबाना आजमी जो रो रही थी इतने समय तक कि मैं मुसलमान हूं, इसके लिए मुझे घर नहीं मिल रहा है मुंबई में, आपके तो कितने सारे फ्लैट वहां पर हो गए, आपका बेटा अलग रह रहा है, बेटी अलग रह रही है, तो ये सारे जो है वो तो मुंबई में रह रहे इतने साल से, आपको तो वहां पर हर जगह पर आपको इतना सम्मान मुंबई के अंदर मिल रहा है। और यहाँ पर जो अब ये हलाल सोसाइटी बन रहे, उसके ऊपर तो कोई चर्चा नहीं की उन्होंने कि सिर्फ मुसलमानों के लिए रेसिडेंशियल सोसाइटी क्यों। तो ये इनका एक तरीका है कि जिसके माध्यम से वो हर एक चीज में एक नए प्रिंसिपल्स लेकर के आ रहे हैं, और उसके अंदर पता नहीं क्या इन सब चीजों के बारे में आता है। लेकिन एक बात मैं इसमें और एक बताना चाहूंगा, ये सारे प्रिंसिपल्स का विरोध करने वाले भी एक इमाम शेख बेवली है, एक इमाम ताज हरगी है, बहुत लॉजिकल व्यक्ति है, वो भी मुसलमान है, वो भी मौलाना है, लेकिन वो जमीयत उलेमा हिंद को सवाल पूछ रहे हैं कि भाई सुन्नत का अर्थ क्या होता है। सुन्नत का अर्थ ये है, कुरान में आप नया कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, जो कुरान में लिखा है, जो शरीयत में लिखा है, उसी को फॉलो करना है। तो उसमें उन्होंने पूछा है कि भाई लिपस्टिक को हलाल सर्टिफिकेट दे दो, ये कुरान में कहाँ लिखा है, दिखाइए। तो आपको अधिकार किसने दिया कि ये इन चीजों को हलाल सर्टिफाई करो? तो वो सवाल भी पूछ रहे हैं, मुसलमान सवाल पूछ रहे हैं इस पर। लेकिन भारत में ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। भारत में अन्य मुसलमानों तक ये बातें नहीं पहुंचाई जा रही कि अब फाइनेंस हो रहा है, पैसा मिल रहा है, उससे इस्लामिक बैंकिंग में जा रहा है, उससे मुसलमानों को फंड हो रहा है। तो इस कारण से ये इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि अपना तो बिजनेस हो रहा है इसमें, तो इस कारण से बात नहीं। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो मुसलमानों का ये, जैसे हम देखते हैं ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सारे टीवी तोड़े गए, मोबाइल भी आजकल तोड़े गए, कि मतलब इस्लाम में ये सारी चीजें जो है वो मना है इसमें। और ये सारे जो मौलाना है हर दिन टीवी चैनल पर आकर के डिबेट में पार्ट लेते हैं कि इस्लामिक ज्ञानी, तो ये कहां से ये बन जाते हैं और कैसे? भाई आपके यहाँ तो फोटो निकालना भी मना किया गया है, तो फिर आप कैसे आते टेलीविजन पर? बिल्कुल। कितनी बड़ी इकॉनमी है हलाल भारत की में, आप बताइए कितनी बड़ी है? देखिए, भारत में तो अलग से आज तक इसका स्टडी नहीं हुआ है कि भारत में ये इकोनॉमी कितनी बड़ी, पूरे विश्व में कितनी बड़ी है। पूरे विश्व में अब उनके अलग अलग दावे हैं। उनका कहना यह था कि कोविड से पहले वो 2.1 US ट्रिलियन डॉलर की थी, फिर कोविड में उनका ये था कि भाई हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन हो गई, लेकिन अब कोई कह रहा है कि 2.7 ट्रिलियन डॉलर से, कोई कह रहा है 3.1 ट्रिलियन डॉलर से, तो वो तो 5 ट्रिलियन डॉलर तक भी बात कर रहे हैं अभी कि यहाँ तक हमारी इकोनॉमी बढ़ चुकी है। इसमें गंभीर और एक मुद्दा ये है कि अमेरिका में बाकायदा हलाल सर्टिफिकेशन कोर्सेज चालू हो चुके हैं, हलाल ब्रांडिंग चालू हो चुका है। हलाल ब्रांडिंग कोर्सेज आज वहां पर हो रहे हैं, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट देश है, तो उस कारण से सिर्फ वो इकोनॉमी को जानता है। तो अमेरिका में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी जिस तरीके से, जिस गति से बढ़ रही है, आगे आने वाले कुछ 5-6 सालों में विश्व की 25% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम होगी, जिसमें ऑलमोस्ट 51% युवा होंगे। और युवा जो होते हैं उनका परचेसिंग जो होता है वो ज़्यादा, मार्केटिंग उनका ज़्यादा होता है। तो उस कारण से आपको यदि बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आज से ही हलाल को प्रारंभ कीजिए या हलाल सर्टिफिकेशन लेना प्रारंभ कीजिए। इस प्रकार से आज वहाँ पर ब्रांडिंग की बुक्स है मेरे पास, हलाल ब्रांडिंग। तो इस प्रकार से बुक्स छप रही है, इस प्रकार से कोर्सेज चालू है आज वहाँ पर। तो अमेरिका जैसे देश है वो तो वहाँ पर जा रहे हैं कि भाई इसको लेकर के हम हलाल की दिशा में बढ़ेंगे। तो आज जिस तरीके से ये बढ़ रहा है और धीरे धीरे हर एक क्षेत्र को लेकर के ये हलाल उसमें करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे अभी ये मुंबई की सोसाइटी का उदाहरण आ गया, तो ये इस तरीके से होता रहेगा तो धीरे धीरे तो पूरी इकोनॉमी को ये हलाल इकोनॉमी की दिशा में लेकर के जाएंगे। और जिन संगठनों को कोई अधिकार नहीं है, सिंपल चीज़ है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर आज तक मुझे कोई सरकार से दे नहीं पाया है, कि हमारा कहना एक ही है कि हलाल खाने के विरुद्ध हम नहीं है। यदि वो मुसलमानों को लगता है वो अपना अधिकार है, वो खा सकते हैं, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। बस हमारा प्रश्न इतना है कि जो चीज़ नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए तो आप सवाल पूछ सकते हैं,
जो चीज़ वेजिटेरियन है, आज मान लीजिए हल्दीराम का कोई प्रोडक्ट हो या अन्य भी किसी कोई कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हो, जिसके ऊपर भारत सरकार का ग्रीन डॉट है, जिसके ऊपर जांच करके हर एक प्रोडक्ट के पीछे उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स और वो इंग्रेडिएंट कितने परसेंटेज में वो सारा लिखा हुआ है। जब वो सारा लिखा हुआ है, उसके अंदर कोई मांस से संबंधित प्रोडक्ट नहीं है, उसको भारत सरकार ने सर्टिफाई किया है ग्रीन डॉट दे करके। यदि वो वेजिटेरियन है तो उसमें एक मुस्लिम संगठन को हलाल सर्टिफिकेशन देने का अधिकार कहां से आ गया? बिल्कुल। तो ये तो मतलब मैं भारत सरकार को भी सर्टिफिकेशन के पैसे दे रहा हूं, मैं हलाल सोसाइटी को भी पैसे दे रहा हूं, तो दो जगह पर मेरा तो शोषण हो रहा है यहाँ पर। यानी जो ये सारी चीजें हैं तो ये जबरदस्ती चल रहा है। इसमें एक हमारा एक बहुत बड़ा सक्सेस इसमें हुआ कि कांग्रेस का जब राज था तो 2013 में गवर्नमेंट ने जाते जाते एक अपेडा नाम की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने भारत सरकार के एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिमांड किया कि आप यदि किसी भी प्रोडक्ट का, फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट लाइसेंस डिमांड करते हैं भारत सरकार से, तो पहले जाकर के जमीयत उलेमा हिंद से हलाल सर्टिफिकेशन लाना पड़ेगा आपको। ये बाकायदा मेरे पास पूरा गवर्नमेंट के सारे एप्लीकेशन है। तो ये जब भारत सरकार का ये आ गया तो हमने भारत सरकार से सवाल पूछा कि यदि मुझे अपना चीज, मेरा कोई प्रोडक्ट है, मुझे जापान भेजना है, मुझे वियतनाम भेजना है, मुझे कंबोडिया भेजना है, जहां कोई मुस्लिम का संबंधी नहीं है, वो देश मुझसे हलाल सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, तो भारत सरकार कहाँ होती है कि वो मुझको करे नहीं, आप जाकर के पहले जमीयत उलेमा हिंद से हलाल सर्टिफिकेट लाओ और फिर उसके बाद में आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलेगा। तो हमने इसके ऊपर काफ़ी बड़ा आंदोलन भी किया, सरकार को भी पत्र लिखे, और फिर अब मोदी जी ने ये डिक्लेयर किया कि अपेडा के द्वारा लाइसेंस आपको यदि चाहिए तो कोई हलाल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। तो कम से कम एक तो सक्सेस इसके अंदर हुआ हमारा। बिल्कुल। और दूसरा अब योगी जी के कारण से हुआ कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में, यूपी में मीट प्रोडक्ट्स छोड़ करके बाकी सारे प्रोडक्ट्स पर हलाल जो है उस पर बैन लगा दिया। तो कोई जो है उसमें सिंपल लॉ है, FSSAI का एक्ट है। FSSAI के एक्ट में ये कहा गया है कि जब अपने FSSAI से, तो अब तो समझ लीजिए कि दो वो मौलानाओं को अपने हमको पालना पड़ेगा जो देख के बताएंगे कि प्राच्य का कंटेंट हलाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कहीं हराम तो नहीं आ रहा। एकदम सही कहा आपने। बड़ी विपत्त है। तो ये इस तरीके से हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। खुलेआम है ये तो एक तरीके से एक्सटॉर्शन है, ये दादागिरी चल रही है, फाइनेंशियल दादागिरी है कि आपको जबरदस्ती लेना ही पड़ेगा, है ना। ये कॉस्मेटिक्स है ना, वेजिटेरियन खाना है ना, कोई भी प्रोडक्ट आपका है, कोई कमोडिटी है, उसमें आपने लगाया कि हलाल लेना है। तो ये इसी तरीके से इकोसिस्टम्स इनके बिल्डअप होते हैं जी। मेरे सुनने में आया कि ये हलाल जो है अभी मंदिरों की चौखट तक पहुंच चुका है, इसमें कितना सत्य है? A quick pause. Every story we create at Prachyam is born from deep passion for Bharatiya culture and heritage. To help us continue this Anushthan, please be a part of this. Subscribe to this truly Bharatiya OTT at www.prachyam.com or scan this QR code of prachyam.org to donate for this cause. Your support helps us keep this cultural journey alive. Be a part of this dharmic resurgence. Every drop counts. Now back to your experience. जय श्री राम। वास्तविकता में ये हुआ है। कुछ साल पहले केरल में शबरीमला, जो एक हम कह सकते हैं कि शबरीमला पहले ही विवादित था कि जहाँ पर महिलाओं को लेकर के, प्रवेश को लेकर के वो लेफ्ट वालों ने वहाँ पर मुद्दा बनाया था, उसी जगह पर उसका जो प्रसाद जो बनाया जाता है, उस प्रसाद में हलाल पदार्थों का उपयोग किया गया। और ये जब सामने आया तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ। फिर वहाँ के हिंदू संगठन हाईकोर्ट में चले गए और फिर हाईकोर्ट ने उन प्रोडक्ट्स को वहाँ पर बैन कर दिया। तो मंदिरों में बनने वाला प्रसाद भी अब हलाल प्रोडक्ट से बनना चालू हो गया है। ये बहुत गंभीर बात है। उसके बाद तमिलनाडु में संगमेश्वर टेम्पल, ये जो टेम्पल है इरोड के बाजू में, उस मंदिर के अंदर, वहाँ पर भी मंदिर के अंदर प्रसाद का स्टॉल और उसके अंदर हलाल प्रोडक्ट्स बेचे जाने चालू हो गया। तो उसका भी विरोध करना हमें पड़ा और उसके बाद में वहाँ पर भी वो विरोध बंद हो गया। तो ये हम देख रहे हैं कि आज हमारे मंदिरों के अंदर
यदि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं या प्रसाद बनने में भी हलाल चीजों का उपयोग किया जा रहा है। एक अभी तो हाल ही में हमने देखा कि तिरुपति का जो लड्डू बन रहा था, वो लड्डू के अंदर भी किस प्रकार से चर्बी का उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तिरुपति के लड्डू के बारे में जैसे वहां पर एक संघर्ष खड़ा हुआ, वैसे ये संघर्ष होना चाहिए। और जितने भी, मैं तो सारे मंदिर ट्रस्टियों से ये आह्वान करना चाहूंगा, आपके यहाँ पर जो भी प्रसाद बनता है वहां पर कोई आप हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट तो यूज नहीं कर रहे हैं ना, इसकी आपको चिंता करनी चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि हर जगह पर हलाल प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे, बन रहे हैं। पिछले साल हमने महाराष्ट्र में गणेश जी के त्योहार में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, हलाल मुक्त गणेशोत्सव, क्योंकि इसका कारण ये था कि अमेज़न पर गणेश जी का जो यहाँ पर मोदक बनता है प्रसाद के रूप में, वो मोदक बनने का आटा जो आया था वो हलाल सर्टिफाइड आटा था, और अमेज़न से तो हर एक कोई मांगता है। तो उसके ऊपर बहुत स्पष्टता से लिखा था कि गणेश जी का ये मोदक बनाने का आटा हलाल सर्टिफाइड है। तो इसको हमने विरोध किया, भाई ये आप रमजान को बेचिए, ये गणेश जी के गणेशोत्सव में क्या आवश्यकता सही बात है। तो हमने उस समय पे भी एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया कि हलाल मुक्त गणेशोत्सव का, और अभी हमारा आने वाला कैंपेन है हलाल मुक्त दीपावली का, कि कोई भी हमारे घर में आने वाला प्रोडक्ट ये हलाल नहीं होना चाहिए। हमारा त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार है, तो इसमें कोई हलाल प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे, इस प्रकार से हमें प्रयास करने हैं। तो ये हमारे मंदिरों से हमारे त्योहार तक आज हलाल पहुंच चुका है। बहुत ही सही बात आपने कही। बल्कि हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि पहले हलाल मुक्त हिंदू बने सब लोग और फिर हलाल मुक्त भारत बने। ये संकल्प लेके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। बहुत अद्भुत आपका कार्य है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको इन सब में खूब सफलता मिलती रहे, ऐसे ही आप काम करते रहे। तो रमेश जी, इन सबके पीछे जो एक बहुत बड़ा एक इन्होंने नैरेटिव चलाया है ना, वो नैरेटिव ये है, ये जो इनकी विधि है हलाल करने की, ये बड़ी साइंटिफिक है और है ना, ये बड़ी अपने आप में कोई बहुत उत्कृष्ट तरीके का कोई ऐसा इनका तरीका है जानवर को मारने का। इसके पीछे कौन सा साइंस है, ये हलाल के पीछे क्या इसका महत्व है, बताइए। देखिए, ये आज हम जाएंगे तो लगभग 90% वेबसाइट्स पर आपको यही मिलेगा कि हलाल मीट इज अ सेफ मीट, हलाल स्लॉटरिंग इज द सेफेस्ट स्लॉटरिंग। तो इसके लिए वो जो रेफरेंस देते हैं वो देते हैं जर्मनी के हैनोवर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट विलियम शुल्ज का। और ये जो रिसर्च उन्होंने किया था ये हुआ था 1978 में, यानी 1978 तो आज से बहुत साल पुराना हो गया। और उस समय पे ये रिसर्च करते हुए डॉक्टर विलियम शुल्ज ने ये कहा था कि हलाल स्लॉटरिंग जो है वो सेफ है, या हलाल स्लॉटरिंग से पशु को वेदनाएं नहीं होती है, पीड़ा नहीं होती है। ये उनका रिसर्च था। गंभीरता की ये मुद्दा आता है कि जब ये उनका रिसर्च हुआ, ये रिसर्च होने के बाद में 2000 आते आते डॉक्टर विलियम शुल्ज ने ये कह दिया कि जो मेरा रिसर्च का निष्कर्ष था वो गलत था, उसको आप अंतिम मत मानिए, क्योंकि कैप्टिव बोल्ट पिस्टल इस सिस्टम से उन्होंने उसका जांच किया था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो साधन मैंने यूज किए थे वो फॉल्टी थे, उस कारण से मेरा निष्कर्ष जो है वो अंतिम मत मानिए। वो साधन जो है हलाल सर्टिफाइड नहीं थे ये उसने कह तो दिया, हाँ। लेकिन उसका ये कहने के बावजूद आज 2025 में भी आप पढ़ेंगे तो वो कहेंगे नहीं, विलियम शुल्ज ने ये कहा है कि ये साइंटिफिक मेथड है और ये सुरक्षित मेथड है। जब यूरोप में इसके ऊपर बहुत बड़ा विवाद हो गया कि भाई विलियम शुल्ज पहले तो कह रहा था कि हलाल इज सेफ मेथड, अब कह रहा कि मेरा रिसर्च का निष्कर्ष आप मत उसको अंतिम मत मानिए, तो करना क्या है इसमें? अंतिमतः यूरोपियन गवर्नमेंट ने न्यूजीलैंड के मैसी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर क्रेग जॉनसन, इनको कहा कि इसके ऊपर आप फिर से रिसर्च कीजिए। और डॉक्टर क्रेग जॉनसन ने फिर एक बार रिसर्च किया। उन्होंने 2013 में इसका रिसर्च किया, और जो ये रिसर्च उन्होंने किया उसमें उन्होंने न्यूरो साइंस का यूज किया, क्योंकि तब तक तो 78 से तो आते आते बहुत विज्ञान आगे आ गया। और जब उन्होंने ये रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि हलाल जो मेथड होता है उसके अंदर जो सामने से गले को स्लिट करके पूरा ब्लड बाहर आने के लिए देते हैं, उस कारण से हमारे शरीर की एक ऑटोमेटेड सिस्टम होती है कि जब भी, क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो एंटी ग्रेविटी ब्रेन की तरफ जाता है और सारे हमारे वेन्स होते हैं वो बैकबोन से जाते हैं, और
गले को कट करने के कारण जब ब्रेन को खून की कमी महसूस होती है कि हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स जो है वो ऑटोमेटिक उसके अंदर सेक्रेट होना प्रारंभ होता है। ये हार्मोन जो है नॉर कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन, नॉर एड्रेनालाइन एंड डोपामाइन, इस प्रकार से ये हार्मोन्स होते हैं। और जो हार्मोन्स होते हैं ये नॉर्मल भी हमारे शरीर में जब टेंशन बढ़ता है तब भी वो बाहर निकलते हैं, लेकिन खून की कमी के कारण से वो बहुत बड़ी मात्रा में वो शरीर में फैलते हैं। और जो अधिक मात्रा में मीट में होने के कारण से आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, कैंसर तक की बीमारी हो सकती है, ऐसा रिसर्च है इसमें पूरा। तो इस कारण से ये जो मीट होता है ये सारे हार्मोन से भरा हुआ रहता है और ये मीट सेफ मीट नहीं है। ये डॉक्टर क्रेग जॉनसन का रिसर्च उसके बाद में आ गया और डॉक्टर क्रेग जॉनसन के रिसर्च के बाद उस रिसर्च को मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने चैलेंज किया, लेकिन ये चैलेंज करने के बाद वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिसर्च सही है और इसी के आधार पर हम जाएंगे। तो वहां पर यूरोप के 6 कंट्रीज में 100% हलाल पर बैन आ गया। तो जब वहां पर 100% बैन आ गया, यानी मुसलमानों की मानसिकता देखिए, तो उन्होंने सरकार से अप्लाई किया कि ठीक है, बाकी समय हम जो आप देंगे वो मीट खाने के लिए तैयार है, सिर्फ ईद के, बकरा ईद के समय पर एक दिन हमें रिलीजियस स्लॉटरिंग करने का परमिशन दे दीजिए। यानी जो अब यहां पर हलाल हलाल हलाल, यानी वो तो वेजिटेरियन में भी हलाल मांग रहे हैं, वो यूरोप की 6 कंट्रीज में कह रहे हैं कि मीट भी हम नॉन हलाल खाने के लिए तैयार है, सिर्फ हमें एक दिन ईद के दिन रिलीजियस स्लॉटरिंग की परमिशन दे दीजिए। यानी इसका मतलब ही साफ होता है कि हलाल की जो मान्यता है या आज जो ये हलाल बता रहे हैं उसका तो कोई मायने नहीं बचता है। तो इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि हलाल मीट इज सेफेस्ट मीट, ये तो यूरोप के साइंस या वहां पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हो चुका है। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हलाल मीट जो है वो सेफ नहीं है, क्योंकि इनका जो कहना था कि उससे पहले उस पशु को जो बेहोश करने की जो दवाई या उसका इंजेक्ट किया जाता था वो भी हमें नहीं चाहिए। तो ये अपने प्रिंसिपल्स को किसी भी चीज में बदलने के लिए कभी भी तैयार है। और इसी में मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि आपको कोविड का तो पता ही है कि कोविड में वैक्सीन आ गए, तो जब कोविड के वैक्सीन आ गए तो अमेरिका में सबसे पहला रिसर्च हुआ। तो सारे मुस्लिम कंट्रीज थे, उन्होंने अमेरिका को कहा कि भाई आप जो वैक्सीन दे रहे हैं ये भी हमें हलाल सर्टिफाई होना चाहिए। तो उस समय पे तो ऐसे मारामार थी कि वैक्सीन मिल ही नहीं रहे थे और हर एक को अपनी जान बचाने के लिए चाहे जितना पैसा खर्च करने की परिस्थिति थी। तो अमेरिकन कंपनीज भी बहुत होशियार थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, अब जो हमने वैक्सीन बनाए हैं वो तो अभी हम हलाल के लिए टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो अब हम बाकी कंट्रीज को पहले बेचेंगे, जब हम हलाल बनाएंगे तो हम आपको सप्लाई करेंगे। मुस्लिम कंट्रीज को पता चल गया कि भाई हमें तो हलाल मिलते मिलते हमारा ही कहीं हलाल ना हो जाए, तो जान बचेगी तब हम देखेंगे। तो उसमें मुस्लिम कंट्रीज के मौलानाओं ने एक नया रूल निकाला, फॉर लाइफ सेविंग ड्रग्स नो हलाल इज रिक्वायर्ड। और किसी ने अमेरिकन कंपनी का जो, अब उसके अंदर सुअर का कोई चीज था या नहीं था किसी को पता नहीं है, लेकिन वो वैक्सीन उन्होंने ऐसे ही लगा लिए। तो ये बहुत स्पष्टता से है कि हलाल जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है ना इस्लाम में ये आवश्यक है, तो भाई कोविड के समय क्यों नहीं है। तो इससे ये बहुत समझ में आता है कि ये इनका एक षड्यंत्र है अपनी इकोनॉमी जनरेट करने का, पैसा ऐंठने का और ये जबरदस्ती की एम्प्लॉयमेंट करने का। वैसे आपको बता दें कि उसमें जो है ना पोर्क का था है। नहीं, मैंने पढ़ा है इसमें। इसका मतलब कि इन सब के धर्म भ्रष्ट हो गए जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। हाँ, लेकिन कोई मौलाना इस पर बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। लेकिन वो समय जान की जब पड़ी थी तो लगवा लिया, तब हलाल हराम सब भूल गए। और नहीं तो फिर ये करते रहेंगे अपनी। यानी मैकडोनाल्ड में आपको हलाल खाना चाहिए और वैक्सीन है तो वो बगैर हलाल भी लेने के लिए तैयार। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया सब, ये पोर्क वाली ये सब वैक्सीन लग गई है इनको। रवि जी, भारत की अगर हम बात करें तो ये बड़ा एक गंभीर विषय इसलिए है कि लाखों करोड़ की यहाँ पे हलाल इकोनॉमी चल रही है। आराम से हम कह सकते हैं लाखों करोड़ की पैरेलल एक अंडर कवर है ना, एक ग्रे इकोनॉमी इस देश में हमारे आपके देखते हुए, सरकार के देखते हुए चल रही है, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी जब भी चलती है तो वो अनेक प्रकार की उसमें कुरीतियां हैं, कुकृत्य हैं, क्राइम है, इस तरीके की चीजें बहुत बढ़ती हैं। उनको बहुत उसको, क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी में कोई बहुत मुश्किल होता है ट्रेस कर पाना कि कहाँ पे क्या जा रहा है, जब खास तौर से ऐसे संगठन एक मुखौटा लगा के आते हैं, धार्मिक मुखौटे लगा के आते हैं। ये जो पैसा है
ये जो यहाँ के सर्टिफिकेशन जो कंपनी संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशंस ले रहे हैं भारत में, ये पैसा जो सुनने में आता है, तो मैं बहुत आपने शोध किया इस पे, ये बहुत ही गलत कॉजेज में लगता है। क्या है, कहाँ जाता है, कैसे, किसमें लगता है, वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, भारत की अस्मिता के लिए कैसे खतरा है, हिंदुओं के लिए कैसे खतरा है, थोड़ा इसके विषय में बताएं। इससे पहले मैं क्योंकि इसका क्वांटम समझ में आए तो हमें इसकी गंभीरता और भी समझ में आ सकती है। आज यदि हम देखेंगे कि सिर्फ मुंबई में जो चिकन बेचा जाता है वो एक महीने में 700 करोड़ का चिकन बेचा जाता है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ जो चिकन का मार्केट देखेंगे तो करीब करीब 25,000 करोड़ का है। और पूरे भारत की बात करें तो बिजनेस जो है वो लगभग $40 बिलियन का मीट बिजनेस है भारत का। अब इसमें हुआ क्या है, हलाल के नाम पर, हलाल सिर्फ मुस्लिम कर सकता है, तो हमारे जो खटिक समाज के शेड्यूल कास्ट जो हिंदू भाई है धीरे धीरे करके इस बिजनेस से बाहर चले गए, क्योंकि एयर इंडिया हलाल सर्टिफाई हो गया, इंडिगो हलाल सर्टिफाई हो गया, कुछ समय पहले तो इंडियन रेलवेज भी हलाल सर्टिफाई अपने आप को IRCTC कह रहा था, और IRCTC ही भारत की पार्लियामेंट में, संसद भवन में भोजन सप्लाई करता है। तो भारत की पार्लियामेंट तक पूरा हलाल पहुंच चुका था। तो जब वहां पर हलाल ही मिलेगा तो उसका मतलब है कि कोई हिंदू उसको बना नहीं सकता है, मुस्लिम के द्वारा बना होना चाहिए। तो ये जो चीजें इसके अंदर आ गई, यानी जो मीट है वो मुस्लिम के द्वारा होना चाहिए, तो इस पूरी इंडस्ट्री से हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के या खटिक समाज के सारे लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा, मुंबई के अंदर देवनार में गवर्नमेंट का मीट कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 387 शॉप्स थे हिंदुओं के, आज 4 है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी मात्रा में हमारे हिंदू जो है इस व्यापार से चले गए। और आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ पोल्ट्री बिजनेस 25,000 करोड़ का है। 25,000 करोड़, गोवा स्टेट का बजट ही 26,000 करोड़ है। तो एक तरीके से तो हम मान ले कि आज यदि ये पूरा बिजनेस देखेंगे, ये $2.3 ट्रिलियन का जो हम कह रहे हैं, तो इतना बड़ा बिजनेस पूरा का पूरा हमने सौंप दिया, जिस कारण से बेरोजगारी बढ़ी, जिस कारण से हमारे जो भाई है वो इससे पूरी तरीके से बाहर निकल गए, और आज ये परिस्थिति है कि पूरा मार्केट पर कब्जा इनका हो गया। अब इसका परिणाम कैसे हुआ, ये मैं इसमें कि ये थ्रेट कैसे आज इसमें क्रिएट हो गया। मैं इसमें रिसर्च करते समय कई हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स है या पोल्ट्री फार्म ओनर्स है उनके पास जाकर के मिला, तो उन्होंने मुझे जो इसके बारे में थ्रेट बताया कि इकोनॉमी को थ्रेट, ये एक थ्रेट है, इसका अलग भी एक थ्रेट जो क्रिएट हुआ है कि आज एक जो किसान है कि जिसको 1 kg की मुर्गी जो है, यानी छोटे बच्चे से लेकर के उसको बड़ा करना, इसमें इंजेक्शंस, मेडिसिन्स और फीड, इसके लिए लगभग 45 रुपीज लगते हैं, और 45 रुपीज उसका वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ये लोग क्या करते हैं, मंडे टू थर्सडे तक वो 55-60 रुपीज में पर केजी परचेस करते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, आजकल सैटरडे संडे छुट्टी है तो लोग ज्यादा से ज्यादा नॉनवेज खाना प्रेफर करते हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे वो किसानों को बोलते हैं कि आज मार्केट बड़ा डाउन है, आज तो 50 रुपीज, 51 रुपीज, 52 रुपीज में ही हम परचेस करेंगे। किसान को लगता है कि अब तक मैंने उसके ऊपर पूरा इन्वेस्ट किया है, यदि इस सप्ताह में ये मुर्गी नहीं जाएगी तो अगले सप्ताह तक उसको फीड करना पड़ेगा मुझे, तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो वो उसी कॉस्ट में दे देता है। तो उससे 52 रुपीज पर केजी से मुर्गी उठाई जाती है। उसने उस मुर्गी को 1.5 महीना संभाला है, 1.5 महीना फीड दिया है। यदि कोई बर्ड फ्लू वगैरह आ गया तो उसके सारे बर्ड्स जो है वो किल हो जाएंगे उसमें। और मुसलमानों का क्या है, वो इस मार्केट पर कब्जा करके बैठे हैं, तो उनके लिए क्या होता है, वो रात को 12 बजे वो मुर्गी के इसमें जाते हैं और पोल्ट्री फार्म से मुर्गी उठाते हैं, और मुर्गी का ट्रांसपोर्ट सिर्फ रात में होता है, क्योंकि मुर्गी के साथ कई सारी बीमारियां होते तो दिन में उनका ट्रांसपोर्ट अलाउड नहीं है। तो वो रात को 12 बजे उठा करके सुबह 5-6 बजे तक डिलीवरी करते हैं, और आप मार्केट में जाकर के अभी डिलीवरी के बाद उस मुर्गी की कीमत देखेंगे तो 180 रुपीज केजी हो जाता है। यानी जो हिंदू किसान है, 99% पोल्ट्री फार्म हिंदू किसानों की है, उसको 30, 40, 45 दिन के बाद उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है पर केजी 3 रुपया, 4 रुपया। और जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो 4 घंटे के अंदर वो कमाते हैं 50 रुपए से सीधा 180 रुपीज। तो हम देखेंगे प्रॉफिट मार्जिन कितनी बड़ी मात्रा में इसमें चेंज हो गया।
तो हमारा जो किसान है, जो किसान आत्महत्या कर रहा है, जो है ये इतने सारे राजनेता जो बात कर रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि भाई हिंदू किसान इसके अंदर क्यों मात खा रहा है, क्यों इसका पैरेलल सिस्टम कोई नहीं बन रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये इस पर कोई नहीं बात हो रही है और फिर ये है सारा का सारा मोनोपोली इनके पास चला जाता है। बिल्कुल, और वो भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। आप देखिए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फूड सर्टिफिकेशन के लिए, हमें तो लगता है ना कि सरकार को एक स्वयं का एक हलाल सर्टिफिकेशन खोल लेना चाहिए। एग्जैक्टली। और कहे कि जिसको सर्टिफिकेट लेना फ्री में या एक नॉमिनल फीस, जैसे FSSAI की एक नॉमिनल फीस है 2000 रुपया कुछ है, आप 1 साल का आप हमसे लीजिए और उससे क्या होगा, सरकार के पास ये फंड्स आएंगे, इनको सबको इनवैलिड कर देना चाहिए। यही इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि आज ये जिस तरीके से ये कर रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट ने, हम तो यही कह रहे हैं कि भाई आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चलाते हैं, हज कमेटी चलाते हैं, वक्फ बोर्ड चलाते, तो एक हलाल सोसाइटी भी चलाइए। 4 मुसलमान मौलानाओं को वहां पर आप काम पर रखिए, 50,000 सैलरी दे दीजिए और उन्हीं से करवा लीजिए। जमीयत उलेमा हिंद की जरूरत क्या है, हलाल सोसाइटी की जरूरत क्या है इसमें? क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा वो इसका सबसे बड़ा जो महत्व का मुद्दा है कि आज अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में ये साबित हो चुका है कि हलाल का पैसा जो है, इफान का जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो सारा मुस्लिम ब्रदरहुड को देती है और मुस्लिम ब्रदरहुड के द्वारा वो रिक्रूट होता है टेररिज्म में। तो ये बाकी देशों में तो सिद्ध हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के असेंबली में, ये पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा आ चुका है। तो इन मुद्दों पर भारत में भी ये जागृति होनी चाहिए, क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद जो है आज भारत में चलने वाले जितने सारे टेररिज्म से संबंधित केसेस है, अब कल परसों मुंबई के वो ट्रेन ब्लास्ट के अंदर भी सारे आरोपी निर्दोष छूट गए, लेकिन वो एडवोकेट्स कौन थे उनके? सारे जमीयत उलेमा हिंद के दिए हुए। तो इन एडवोकेट्स की करोड़ों रुपए की जो फीस है वो जमीयत उलेमा हिंद पे कर रहा है। और जितने सारे, और केवल टेररिस्ट रिलेटेड केसेस नहीं, ये जो कन्हैया लाल की जो हत्या हुई नुपुर शर्मा के इसमें, या हिंदू महासभा के तिवारी जी की जो हत्या हुई, तो जितने हिंदू संगठनों के प्रमुखों की जो हत्याएं की गई है उसमें भी जो मुस्लिम कार्यरत है उनके सभी के भी केसेस जमीयत उलेमा हिंद चलाता है। तो ये तो फ्री का ये हो गया, यानी मुस्लिम क्रिमिनल्स है उनको तो लग रहा है कि भाई हमारे लिए तो लड़ने वाले हैं, फाइनेंस करने वाले भी है, तो फिर हमें दिक्कत क्या है? और वो यहाँ के कोर्ट में नहीं तो आगे के कोर्ट में तो लेकर के जाएंगे। कल का ही आप देख लीजिए, उत्तराखंड में इतना बड़ा लाखों लोगों का मोर्चा निकला कि एक छोटी हिंदू बच्ची के साथ रेप किया गया, उसको मार दिया गया और उसके उपरांत निचली कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि नहीं, इसके कोई एविडेंस ही नहीं है, उसको बरी कर दिया पूरी तरीके से। तो ये जो चीजें हैं कि इनके लिए बड़े बड़े एडवोकेट्स लाना, बड़े बड़े एडवोकेट्स को फंड करना, ये जो सारी चीजें हैं इस पर भी जांच होनी चाहिए। तो मैंने ये केंद्र सरकार को जो मेरे अपील और पिटीशन मैंने फाइल की है उसके अंदर जो मेरी डिमांड्स है उसमें से इट इज वन ऑफ द डिमांड कि मैंने ये कहा कि यदि ये हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा टेररिस्ट लोगों के लिए यूज कर रहे हैं तो इनका अकाउंट जो है वो जांच होना चाहिए। दूसरा, ये RTI के परव्यू में आनी चाहिए कि भाई यदि ये पब्लिक का पैसा यूज कर रहे हैं तो RTI इनको लगना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में क्या है। और दूसरा, यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम टेरर फंडिंग में आता है तो तुरंत उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तो ये कुछ डिमांड मैंने इस विषय में की है। अब गृह मंत्रालय में मेरी याचिका प्रलंबित है, वहां पर चल रहा है ये सारा। लेकिन ये मुद्दा जो है वो बहुत गंभीर है, देश की सुरक्षा से संबंधित है और हमारे ही देश में एक पैरेलल, यानी हम तो कह रहे हैं कि भाई जिस दिन आप ये हलाल इकोनॉमी बंद करोगे उस दिन $5 ट्रिलियन को पहुंचने की कोई आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी होगी, तुरंत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है, क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी तो हमारे देश में हम चला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो बिजनेस हाउसेस जो है इनको 60,000 दे रहे हैं, वो सरकार को 30,000 ही दे दें। ये तो इनको तो खुशी खुशी 60,000 दे रहे हैं, जो हमारे ही विरुद्ध राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में वो उसका प्रयोग हो रहा है। ये जो इतने बड़े बड़े आप पंगे लेते हैं इन लोगों से, तो कभी डर वो नहीं लगता? देखिए, मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि उनकी जो मजहबी जो मान्यता है कि हमारे देश में आज़ादी है, हर किसी को जो मान्यता है, आपको हलाल खाना है नहीं खाना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप अपनी मजहब की जो मान्यता है, आपको जो मानना है कि भाई अर्थ फ्लैट है, मान लीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे। बिल्कुल। तो आपकी जो मान्यता है उसको आप रखिए, हमें कोई आपके मजहब से कोई लेन देन नहीं है। हाँ, आप इस देश में आकर के कोई शोषण कर रहे हो, देश की सुरक्षा से कोई मतलब है, वहां पर हम निश्चित रूप से आपका विरोध करेंगे।
तो ये हमारा कहना है। इस कारण से हमें कोई उनके मजहबी बातों से कोई अंदर आप हलाला करे या हलाल करे आपका हमें उससे कोई मतलब नहीं। वो सरकार जाने आप जाने, हमें कोई उससे लेन देन नहीं है। तो इसलिए हम इन मुद्दों पर, उनके मजहबी बातों पर नहीं जाते हैं। हम अपना मुद्दा बहुत स्ट्रिक्ट रखते हैं कि देश की सुरक्षा, हिंदू समाज का शोषण या हिंदू समाज से अन्याय, तो या जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हम आवाज़ उठाएंगे और हम लड़ेंगे। फिर जो हो वो हो। तो ये मुद्दा लेकर के हम डेफिनेटली इस पर काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि सनातन धर्म की परंपरा में कहा गया है ना, तो उनके जैसा हमें एक ही बार जन्म लेना है और एक ही बार कब्र में वेटिंग में रहना है, कयामत का दिन कब आएगा और कब जाना है। हमारे यहाँ तो बहुत सीधा सीधा है भाई, जो आप पुण्य कर्म करोगे उसके अनुसार आपको गति मिलेगी। तो हम तो पुनर्जन्म मानने वाले हैं, तो इस भारत माता की, इस धर्म की सेवा कर रहे हैं, तो हम कहीं गलत जगह पर तो जन्म नहीं लेंगे, इतना तो 100% गारंटी है। तो इस कारण से इनसे डरने का तो हमें कुछ लगता नहीं है कि। लेकिन कभी इन्होंने डराने की, दबाने की कोशिश की आपको? हाँ, मैंने जब ये लव जिहाद पर मैं जब काम कर रहा था, तो लव जिहाद पर, क्योंकि उस समय पे ये थ्योरी किसी को पता नहीं थे, जैसे हलाल के बारे में था वैसे लव जिहाद के बारे में था। तो उस समय पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मुझे बहुत डराने का प्रयास किया था, धमकियाँ थी। उस समय पे मेरे अगेंस्ट उन्होंने केसेस फाइल किए, विशेष करके कर्नाटक और केरल में, ताकि मैं यहाँ से वहाँ जा कर के वो मुझे केस में फंसा सके या वहाँ पर कुछ गलत काम कर सके, इस प्रकार से। लेकिन मुझे वहाँ पर उस समय भी शासन की सहयोग मिला और मैंने किसी धर्म के बारे में कुछ गलत नहीं लिखा था। मैंने जो इस देश में आक्रमण हो रहा है उस पर भी हम बात नहीं कर सकते, ऐसे तो हो नहीं सकता। नहीं, वो तो आपने अभी कह ही दिया कि वो हलाल करें या हलाला करें, हमें क्या लेना देना है, दोनों ही उनको पसंद है, अपनी पसंद अपने पास रखे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। रमेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल पे प्रतिबंध लगाया, मतलब सिर्फ मीट को छोड़ के जितने भी है ना और प्रोडक्ट्स हैं। भाजपा के तो और भी कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो वहाँ पे यही चीज़ क्यों नहीं की जाती है? From the timeless Vedas to the valiant warriors, from the wisdom of the rishis to the dreams of a new Bharat, our civilization has never stopped inspiring the world. Prachyam, the world's first Indic OTT, brings the glory of Bharat to the world. 400 plus films and series. From history to heritage, from devotion to discovery, every story is an offering to our eternal civilization. From G20 to Tokyo, the world is witnessing the voice of Bharat rise again. बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, ज्ञान का पुनरुद्धारण का कार्य है। Prachyam is doing an amazing job. 60 साल में हमने जो खोया को वापस लाने का काम कर रहा है। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। Your contribution is not a donation. It is an ahuti in this Mahayagya of the Indic Renaissance.